अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। यहाँ इस्लामाबाद में साबिर शाकिर मेरे साथ हैं और लाहौर स्टूडियोज़ में हमेशा की तरह जनाब आरिफ हमीद भट्टी। प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक नज़र आज की टॉप स्टोरीज पर। जनरल राहील शरीफ की अलविदाई मुलाकातें, नया चीफ कौन होगा, कयास आराइयां शुरू। वजीर दिफा कहते हैं वजीर आजम मुशावरत करेंगे, लेकिन आर्मी चीफ की तकर्रुरी उनकी सवाबदीद है। ख्वाजा आसिफ कहना क्या चाह रहे थे। नए आर्मी चीफ के सामने क्या चैलेंजेस होंगे, झूठी खबर के मामले का क्या बनेगा। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद जाती पसंद की बुनियाद पर आला अफसरान की तरक्कियां कर रहे हैं। कैप्टन सफदर का इल्जाम। हमजा शहबाज का गुजरात में अजीज भट्टी टीचिंग अस्पताल का दौरा, इंतजामिया मरीजों को इमरजेंसी के अंदर जाने से रोकती रही। खातून के जबरदस्ती अंदर जाने पर थप्पड़ जड़ दिया गया। नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आपने सुनी। एक और खबर का इनमें इजाफा करेंगे जो ये बताया जा रहा है कि कतरी शहजादा जिन्होंने दिया है हल्फिया बयान कि उन्होंने अपने बुजुर्गों से सुना था मियां नवाज शरीफ साहब को, उनके बुजुर्गों ने उनके वालिद साहब को पैसे दिए थे, उनको एक शिकार का लाइसेंस अता कर दिया गया है। तिलोर का वो शिकार करेंगे नवंबर से जनवरी तक। क्यों आएंगे पाकिस्तान, सिर्फ शिकार के लिए आएंगे या शायद सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह मुस्लिम लीग नून के जोमा कह रहे हैं कि वो जनाब मियां साहब के केस का दिफा भी करेंगे। इस खबर को हम शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले साबिर आपकी तरफ आता हूँ। जो बड़ी खबर है, आर्मी चीफ ने मुलाकातें शुरू कर दी और अब क्या सराइयाँ कि नया आर्मी चीफ कौन होगा आर्मी चीफ, सीनियरिटी लिस्ट को देखकर बताएं। और ख्वाजा आसिफ साहब का जो आज एक खसूसी बयान है, बिल्कुल वज़ीर आज़म ही अपॉइंट करता है, उन्हीं का ये इख्तियार है, लेकिन क्या ऐसी बात कहना चाह रहे हैं, कौन सा ऐसा पैगाम आज देना चाह रहे हैं कि बिलखसूस आके उन्होंने ये कहा कि याद रहे ये इख्तियार वज़ीर आज़म का सवाबदीदी है, जिसको चाहे हम बना दें। मरहूम जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब थे, तो उन्होंने जब आर्मी चीफ अपॉइंट करना था तो उन्होंने समरी मंगवाई। तो समरी 4 नामों का पैनल आ गया, सीनियर मोस्ट। तो भुट्टो साहब ने कहा कि नहीं, ये चारों मुझे पसंद नहीं है, अगले 4 आदमियों का पैनल भेजें। उन्होंने अगले 4 का भेज दिया और उन्होंने नंबर 7 पे जनरल ज़िया उल हक साहब थे, उनको अपॉइंट कर दिया। तो वज़ीर आज़म ने वज़ारत दिफा की समरी को इग्नोर किया, अपनी अक़ल इस्तेमाल की, अपनी दानिश इस्तेमाल की और ज़ाती पसंद नापसंद पे फ़ैसला किया। और बकौल ख्वाजा आसिफ साहब के वज़ीर आज़म ने अपना सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल किया और उसके बाद ज़िया उल हक साहब ने जो किया वो हम सब के सामने है। उसके बाद दूसरी बार वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल किया परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में। वो भी पैनल आया, उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं पसंद, और उन्होंने अपनी पसंद के मुताबिक परवेज़ मुशर्रफ साहब को चूज़ किया और उनको आर्मी चीफ बनाया। फिर उनको चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनाया और उन्होंने उस सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करने पर वज़ीर आज़म साहब के साथ क्या किया वो नवाज शरीफ साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इस बार भी जो समरी आएगी वो सीनियरिटी के मुताबिक आएगी। 4 सीनियर मोस्ट जर्नैल हैं, जनरल ज़ुबैर हैं नंबर 1 पे, नंबर 2 पे जनरल अशफाक नदीम है, नंबर 3 पे जनरल रमदे हैं, नंबर 4 पे जनरल बाजवा हैं। अगर तो वज़ीर आज़म साहब ने सीनियरिटी के मुताबिक फ़ैसला किया और अपनी अक्ल व दानिश इस्तेमाल ना की और अपना सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करने पर इसरार किया, तो फिर 29 नवंबर अभी गुज़रा नहीं है, वो अभी मौजूद है। 29 नवंबर तमाम सब जाग रहे हैं रावलपिंडी में, कोई सोया हुआ नहीं, दिन रात जाग रहे हैं, बल्कि पहले से ज़्यादा हशाश बशाश हैं। चारों के चारों जर्नैल बशमूल जनरल राहील शरीफ के बहुत कॉन्फिडेंट हैं। उधर किसी किस्म की कोई वो नहीं है, ज़ियाउद्दीन भट्ट उसमें कोई भी नहीं है। तो इसलिए ख्वाजा आसिफ साहब को माजी देखना चाहिए, उसके मुताबिक बड़कें मारनी चाहिए, उसके मुताबिक उनको ज़रा तारीख देख लेनी चाहिए। बाकी अगर प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं, जो उनका मिजाज है, जनरल राहील शरीफ साहब की तरफ वो गए थे, तीसरे नंबर पे पहुंचे थे। नंबर 1 पे हारून असलम साहब थे, उनके बारे में था कि बड़े एग्रेसिव हैं,
उनको ड्रॉप किया और नंबर 2 पे जनरल राशिद को चेयरमैन बना दिया और राहिल शरीफ साहब को नंबर 3 पे थे, उनको आर्मी चीफ बनाया। में बढ़ा जाते हैं। अगर उसी को देखते हैं तो फिर इस बार भी मियाँ साहब नंबर 3 और फिर नंबर 4, ठीक है, इन दो में से किसी एक का भट्टी साहब की तरफ इंतखाब चलते हैं। करेंगे। भट्टी साहब, आपने सुनी साबर की बातें, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबर साहब की बातें सुनी भी और कुछ अनसुनी भी कर दी। कोशिश गुजारिश करो। ये है कि सर, एक तो आप नाराज हो जाते हैं। एक गांव में एक बेचारा मरासी का बेटा होता, कहता अब्बा फलान चौधरी मर गया, कहता फिर, कहता फलां मर गया, वो कहता है बेटा पूरा पिंड मर जाए तू चौधरी नहीं होना। गुजारिश ये है कि प्राइम मिनिस्टर का यकीनन स्वाबदीदी इख्तियार है, लेकिन हो गए तो जर्नैल ही ना। भाई ख्वाजा आसफ तो नहीं बन सकते चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, या कोई अराकीन असम्बली तो नहीं बन सकते, या कतरी शहजादे को तो आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना नहीं सकते। चारों प्रोफेशनल आदमी है, जेनवन आदमी है। कंपैरेटिवली इशफाक नदीम साहब का नाम लिया जा रहा है, लेकिन कमर बाजवा साहब बन जाए या इशफाक साहब बन जाए, बनेंगे तो यही। देखिए, जब वो आर्मी चीफ कोई भी बन जाए, वो एक फोर्स का कमांडर होता है, जिसके 7-8 लाख फोर्स का कमांडर होता है। वो प्राइम मिनिस्टर या किसी शख्स का भी जाती गुलाम नहीं होता। आपने मादी में देखा होगा, अभी साबर साहब ने ज़ियाउल हक का बताया, उन्होंने उनका तख्ता उल्टा दिया भट्टो का। नवाज शरीफ साहब ने बुलाया मुशर्रफ को, तो वो हुआ। लिहाजा इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन बनेगा। कंपैरेटिवली लोग कहते हैं कि इशफाक नदीम जंगजू हैं, भारत के खिलाफ बड़ा जारहाना रवैया रखते हैं, बाकी भी सारे रखेंगे। लेकिन असल बात यह है कि क्या नए आकर जो पनामा इशू है वो मन्नो मट्टी दफन हो गया है, मन्नो मट्टी दफन हो गया है। क्या जो न्यूज़ लीक थी उसका क्या हुआ? ज़ीरो रिजल्ट। तो लिहाजा हुकूमत की जो ये ख्वाहिश है कि पाक फौज को दीगर अदारों की तरह अपने मुतहद कर दे, उनको उनकी सोच को महदूद कर दें, या अपने ख्यालात या अपनी ख्वाहिशात या अपने हकामात के ताबे कर दें, मेरा ख्याल है वो तो नहीं होगा। ठीक है, जो उनके पास अदारे हैं वही बेहतर कर लें। अब मेरी समझ में नहीं आती, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, जो 3 साल यही मैं आपसे सवाल करने वाला था, लेकिन बड़ा अच्छा किया आपने सवाल के बगैर ही जवाब शुरू कर दिया। इमरान खान को एहतजाज करता धरने के पीछे, वो है पनामा लीक आता धरने के पीछे, वो आए, उन्होंने अपनी 3 साल नींद की पूरी की, इंडिया को भरपूर जवाब दिया। यकीनन वो पाकिस्तान में माशी दहशतगर्दी का खात्मा नहीं कर सके, क्योंकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने नहीं ताउन किया। वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट चाहती है कि पाकिस्तान में करप्शन का बाजार गर्म रहे। इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं बता दूं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ प्राइम मिनिस्टर का सब्जेक्ट इसको भी बनाए, वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सलामती को मद्देनजर रखेंगे। वो सियासी लोगों के मफादात को तरजीह नहीं देंगे। गो के माजी में भी पिछले 3 सालों में मियां नवाज शरीफ साहब को जितना फ्री हैंड दिया गया हिस्ट्री में आज तक किसी को नहीं दिया गया। जितने इशू बने, जितने फौज को इंटरफेरेंस करने, दरअसल फौज का खुद एक फैसला है कि मार्शल लॉ नहीं लगाना, वो अब भी नहीं लगना। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि अपनी अशीरबाद पुलिस में आजमाए, फौज को अपने मुतहद करने की कोशिश ना करे। ये नाकाम करेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिसको भी बना दें, जो होगा वो पाकिस्तानी फौज का मुहाफ़िज़ होगा, इस 20 करोड़ आवाम का मुहाफ़िज़ होगा। लेकिन वैसे ये गलेल वाला, उसको अब शर्म कर लेनी चाहिए। हर चीज़ के पीछे कहते थे कि फौज साजिश कर रही है, फौज साजिश कर रही है। अब कन्फर्म हो गया ना, उन्होंने एक्सटेंशन ली, इन्होंने वादे किए। 48 घंटे पहले, 72 घंटे पहले एक मुलाकात हुई जिसमें चीफ को मुख्तलिफ ऑफर की गई, उन्होंने नहीं किया और ना उन्हें लेनी चाहिए थी। सियासतदानों का काम है सियासत करना, लेकिन मुल्क की सलामती को याद रखें, दाव पे ना लगाएं। ठीक है साबिर, जो अभी भट्टी साहब ने एक बात कही, मुझे आप इसका जवाब दें कि हमने 3 साल में यही सुना कि कहीं पे भी कोई वाकया हुआ है, अगर किसी ने ये कहा कि रिगिंग हुई है उसकी तहकीकात होनी चाहिए, अगर किसी ने ये कहा कि आप करप्शन पर आपके चार्जेस लगे हैं इसकी तहकीकात होनी चाहिए, तो मुस्लिम लीगी वुज़रा, उनकी कैबिनेट सब यही कहती रही कि इस सब के पीछे ISI है, इस सब के पीछे पाकिस्तान की फौज है, वो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, वो इस निज़ाम को डिरेल करना चाहते हैं। और फिर जो हैं सियासतदान तो अपनी जगह पे, हमारे कई बड़े जय्यद सहाफ़ी, बड़े हमारे दोस्त, क्या आज उनमें से कोई बंदा भी कौम से आपका ख्याल है माफ़ी मांगेगा, माजरत करेगा कि उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज पर निज़ाम को डीरेल करने के जो इल्ज़ामात लगाए वो गलत थे और हम चक्कर में आए नवाज शरीफ साहब के? मेरा ख्याल है कि मैं बता दूं कि जब 2014 का धरना आया तो पीक पे था डॉक्टर ताहिर कादरी साहब भी और इमरान खान साहब भी। उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब ने, उस वक्त के वज़ीर आज़म ने खुद जनरल राहिल शरीफ साहब से कहा
कि आप हमारी कोई मसाहलतकार के तौर पे फ़राइज़ अंजाम दें। इमरान खान साहब गए जनरल राहील से मिलने और डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब से के भी गए, तो उस वक्त भी उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि मार्शल लॉ ऑप्शन नहीं है, कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट है, आपके जायज़ मुतालबात हैं तो उसके लिए मैं करता हूँ। उस वक्त सीएम पंजाब शहबाज शरीफ का इस्तीफ़ा जो है वो उनके पास था और बड़े मियाँ साहब ने ये कहा था कि यहाँ तक हमारे मामला तय करवा दें, लेकिन जनरल राहील शरीफ साहब के पास पहला मौका था उस वक्त गवर्नमेंट टॉपल करने का, मार्शल लॉ लगाने का, इन सबको घर भेजने का, कोई नहीं रोक सकता था, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया। उसके बाद एक मौका और आया जब मार्शल लॉ जो है वो उनके दरवाजे पे दस्तक दे रहा था कि जनाब आएँ और संभाल लें, लेकिन उस वक्त भी जनरल राहील शरीफ साहब ने आने वालों को वापस भेज दिया कि ये हमारा काम नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि उन लोगों को ज़्यादा नहीं, शर्म तो ज़्यादा थोड़ा सा सख्त लफ्ज़ हो जाएगा, नदामत महसूस ज़रूर करनी चाहिए और जनरल राहील शरीफ साहब से माजरत करनी चाहिए, पाकिस्तान की फौज से, पाकिस्तानी फौज से माजरत करनी चाहिए, से माजरत करनी चाहिए। फिर उसके बाद क्योंकि मैं मेंशन करना चाहता हूं, मैंने बड़े वकला, बड़े जय्यद, उसमें खवातीन वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट की, फिर बहुत सारे, एक बड़ी लिस्ट है जिन्होंने पाकिस्तान के इदारों पर बड़ी शदीद तनकीद की। कौन होते हैं ये बताने वाले, कौन होते हैं ये करने वाले? अब ये बात जाहिर होगी कि किसी ने कुछ नहीं कहा। महमूद खान अजगज़ई साहब के जरिए गालियां दिलवाई गई, परवेज रशीद साहब के जरिए जलील करवाया गया, डॉन लीक्स के जरिए जलील करवाया गया, यानी इनकी पूरी कोशिश थी कि ये पनामा से जान छूट जाए, किसी भी तरीके से ये कोई और मसला बन जाए और हम शहीद हो जाएं, लेकिन उन्होंने सियासी शहीद नहीं होने दिया। उन्होंने सारी चीज़ें जो एक ड्यू कोर्स होता है उसके मुताबिक रखी हैं। और अगली बात मैं आपको बता दूं, भट्टी साहब एक मिनट, अगली बात मैं बता दूं कि इनका ये ख्याल है, ये खुशफहमी है कुछ दिनों की कि ये यौम निजात के तौर पे मनाएंगे, जनरल राहील शरीफ साहब चले गए, चले जाएंगे, लेकिन आने वाला आर्मी चीफ क्या जो भारत के बारे में अफवाज पाकिस्तान की पॉलिसी है, पाकिस्तान के अवाम की पॉलिसी है, क्या वो उससे डिफ़र करेंगे? क्या ISI और फ़ौज को दहशत गर्दों का साथी कहने वाले उससे डिफ़र करेंगे? नहीं, बल्कि जनरल राहील शरीफ साहब ने एक मजबूत बुनियाद रख दी है, इदारा बना दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं कुछ नहीं हूँ, ये पाक फौज है। ठीक है, पाक फौज इस चीजों को आगे लेके चलेगी। भट्टी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? अच्छा सभी सब, गुजारिश ये है कि मैं आपको ये यकीन से कह रहा हूँ, जब राहील शरीफ साहब बने थे तो ये फौज में फैसला हुआ था कि किसी भी कीमत पर आर्मी नहीं आएगी, मार्शल लॉ नहीं लगाया जाएगा, और इस बात का मियां नवाज शरीफ साहब को भी यकीन था। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि मार्शल लॉ लगे, मैं शहीद हो जाऊं, लेकिन इत्तेफाक से उन्हें शहीद नहीं होने दिया गया। गुजारिश ये है सियासी शहादत की बात कर रहे हैं। सियासी शहादत के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए गए, लेकिन उन्हें शहीद नहीं होने दिया गया। मुझे सिर्फ ये बता दे कि राहील शरीफ साहब तो अब जा रहे हैं, क्या असल में एक गुरु जा रहा होता था और उसके साथ उसका चेला होता है? इनके अंदर जो खौफ था ना मार्शल लॉ का, जो क्यों कह रहे थे, उसकी मैं रीजन देने लगा हूं। तो चेला गुरु को कहता है, गुरु जी मुझे बड़ा डर लग रहा है, रात हो गई है। कहता कोई बात नहीं, चलते रहे। थोड़ा सा फिर आगे जाता है, अंधेरा और बढ़ जाता है। फिर चेला कहता है, गुरुजी मुझे और डर लग रहा है। गुरुजी कहते हैं, आराम से, कुछ नहीं होता, हम अपनी मंजिल की तरफ गामजन है। थोड़ा सा और जाता तो गुरु चेला फिर कहता है, सर मुझे डर लगता है, कुछ होने वाला है। तो गुरु कहता है कि जो तेरे जेबों में चोरी का माल है वो निकाल के फेंक दे तो तेरा डर खत्म हो जाएगा। दरअसल इन्हें डर था जो करप्शन का बैगेज इनके साथ जुड़ा हुआ था, जो इंडिया की दोस्ती की इन्होंने कस्में खाई हुई थी, उनके साथ पींगे चढ़े। इंटरनेशनल जो एजेंडा ये करना चाह रहे थे वो कर नहीं पा रहे, लिहाजा ये इन्हें गुरु चेले वाली बात राती रही कि कहीं करप्शन की तरफ ना आर्मी आ जाए और हमें एहतसाब ना देना पड़े। वो आर्मी आई, अपना काम किया और काम करके चले गया। लेकिन मेरा एक ख्याल है, डॉन लीक और पनामा लीक का इशू अब अवाम सियासी हुकूमत से मुतालबा करती है, खुदारा इनके असल जिम्मेदारों को सजा दें। जो आपकी साजिश थी कि फौज आपके खिलाफ मार्शल लॉ लगाना चाह रही है, वो दम तोड़ गई है, उसमें कोई हकीकत नहीं रही। और हालात ने साबित कर दिया है कि मार्शल लॉ लगाना खुद ये चाह रहे थे, जो लगा नहीं और ना लगेगा कभी। ठीक है, अच्छा साबिर, जो भट्टी साहब ने जो बात कही है, जो इश्यूज हैं
वो तो उसी तरह सारे के सारे मौजूद होंगे। तो जो बड़े चैलेंजेस हैं, क्योंकि मुझे ब्रेक पर भी जाना है, मैं वापस आकर आपसे उस बारे में गुफ्तगू करूंगा। नाजरीन, जो चैलेंजेस है आर्मी चीफ के लिए, एक सबसे बड़ा चैलेंज आज जिन लोगों से बात हुई कि बावजूद तमाम तर कोशिशों के पंजाब में ऑपरेशन शुरू ना हो सका, वहां पर कॉम्बिंग ऑपरेशन जरूर हुए, लेकिन रेंजर्स को वो इख्तियारात नहीं मिले जो कराची में दिए गए थे। अब जो आने वाले आर्मी चीफ होंगे उनके लिए जो दूसरे बड़े चैलेंजेस होंगे, जो डोमेस्टिक चैलेंजेस हैं, उनमें से सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि पंजाब में जो दहशतगर्दों की पनाहगाहें हैं, क्या उन तक रेंजर्स पहुंच सकेगी? जो नो गो एरियाज सियासी लोगों ने अपने क्रोनीज जिनका ताल्लुक कालादम तंजीमों से है उनकी मदद से कायम किए हुए हैं, क्या उन नो गो एरियाज को ख़त्म किया जा सकेगा? फाटा में रिहेबिलिटेशन के लिए इस गवर्नमेंट को मजबूर किया जा सकेगा कि वो पैसे दें? और कराची में जो ऑपरेशन के बाद जिस तरीके से अमन वहाँ पर कायम हुआ, उसको जो अब ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है सेक्टेरियन किलिंग के ज़रिए, क्या उसके हवाले से कोई बंदोबस्त होगा? इसके अलावा बैनुल अक़वामी जो चैलेंजेस हैं उनका भी, लेकिन ये सब एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि नए आर्मी चीफ के चैलेंजेस और इसके साथ साथ जो मुस्लिम लीग नून के जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब हैं उनके लिए क्या मसाइल होंगे। एक चीज़ जब अभी मैं देख रहा था तो सामने पता चला, बचपन में सुनते आए थे कि मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी साथी हैं जनाब तैयब अर्दगान, जो तुर्की के सदर हैं, उनके साहबजादे के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इन्वेस्टिगेशन हो गई है शुरू इटली में। और फिर कतरी शहजादे जो हैं जिन्होंने लेटर दिया है बना के नवाज शरीफ साहब को कि पनामा से वो निकल सकें, वो खुद भी पनामा पेपर्स में उनका नाम है और उनके बारे में भी बड़ी बातें हैं। तो साबिर, ये सारे एक ऐसा है कि जैसे वो एक गैंगअप हुए हैं सब लोग, और हर एक का जो बच्चा है वो अपने वालिद से 2 हाथ आगे है, जो इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो ये पनामा पेपर्स का जो मामला है, ये जो इन्वेस्टिगेशन है, और सिरिल अलमेडा की जो लीक्स थी डॉन में, ये मामला खत्म हो जाएगा आगे चलकर क्या सूरत इख्तियार करेगा? देखें, अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा ऐड कर लें, नईमुल हक साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मैनचेस्टर में, उन्होंने ये कहा कि जनाब हमने उस वकील से राब्ता कर लिया जिसने 92-93 में डॉक्यूमेंट्स बनाए थे, पूरा हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ले लिया कि जिसमें नवाज शरीफ साहब के डिस्क्वालिफिकेशन के बड़े अब ब्राइट चांसेस हैं उनके बकौल। एक तो ये नंबर 1 डॉन है। डॉन का बराह रास्त ताल्लुक है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ। डॉन लीक्स का सिलसिला वहीं से शुरू होगा जहां से 29 नवंबर को कमांड स्टिक देने से पहले जनरल राहील शरीफ छोड़ेंगे। उसमें यानी आप कह रहे हैं कि जब तक ये मसला हल नहीं होगा, वज़ीर आज़म हाउस में आला सतही सिक्योरिटी इजलास होने के इम्कानात कम हैं। जो डॉन लीक्स के बारे में ISPR ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस नोट जारी किया था, वो जनरल राहील शरीफ की आवाज़ नहीं थी, वो पाक फ़ौज की अफ़वाज पाकिस्तान की आवाज़ थी। उनका फ़ैसला है, वो मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। उसमें जो जो मुलव्विस है उसे कटहरे में आना पड़ेगा, वो खा जितना ही बड़ा क्यों ना हो, ठीक हो गया। खा वो नंबर 1 हो, नंबर 1 की फैमिली हो, नंबर 2 हो, 2 की फैमिली हो, कोई भी हो। ये 29 नवंबर तक जहां छोड़ के जाएंगे जनरल राहील शरीफ, वहीं से आगे बढ़ाएंगे आने वाले, वो खा कोई भी हो आने वाला। ठीक है, ठीक है। दूसरा, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनके बारे में आज मैं एक जगह बैठा था, उन्होंने कहा कि जनरल राहील शरीफ साहब की अगर एक्सटेंशन देखनी है ना एक्सटेंशन, तो वो जनरल कमर जावेद बाजवा है। डेडली ऑनेस्ट, प्रोफेशनल और काम से काम रखने वाले और सही एक फौजी जवान, वो है जनरल कमर जावेद बाजवा। अगर जनरल राहील शरीफ साहब का वो कहते हैं पर तो किसी ने देखना है इन चारों जर्नैलों में सबसे ज़्यादा, तो वो जनरल कमर जावेद बाजवा है। उसके बाद जनरल रमदे साहब। अब जनरल रमदे साहब वो भी प्रोफेशनल है। कोर्स किया था NDU में, तो उस वक्त वो NDU के थे, तो मुझे 2-3 दफा उनसे वो इत्तफाक हुआ, एक बड़ी महफिल में मुलाकात। अब जनरल जावेद इकबाल साहब साथ लफ्ज लगता है रमदे, उसकी वजह से लोग किसी और तरफ ले जाते हैं। तो वो एक जगह बैठे थे, वो कहते हैं रमदे मैंने मुरवा गया वो कहते हैं पहले मेरा कोई रिश्तेदार ही नहीं बनता, तब सारे रिश्तेदार बन गए तो इसलिए ये आप जहन में रखें कि
इस बारे में कोई शक व शुबा नहीं है। वो जनरल राहील शरीफ साहब ने ऐसा सिस्टम बना दिया है, एक ऐसी सोच दे दी है फ़ौज को एक इदारे के तौर पे, वो वहीं से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। एक अब जनरल राहील शरीफ साहब को मैं बता दूं कि उन्होंने उन्हें एक दफ़ा तो फील्ड मार्शल की ऑफ़र की जनरल इसहाक डार ने और शहबाज शरीफ ने, फिर चीफ ऑफ डिफेंस की भी ऑफ़र की, फिर एक्सटेंशन की भी ऑफ़र की। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये आज तक जनरल राहील को डीकोड नहीं कर सके। बिल्कुल ठीक हो गया, ये बात सही है भट्टी साहब कि ये जो इंडिया पहले दिया था जनरल राहील शरीफ ने कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा, और फिर उसके बाद जो अलविदा मुलाकातों की अनाउंसमेंट है वो भी ISPR ने ट्वीट के जरिए दी। तो बेसिकली यहां से जाने का इनिशिएटिव जो है वो भी जनरल राहील शरीफ का ही है। आपने ये गुफ्तगू सुनी साबर की, आप क्या कहेंगे? मैं साबर साहब की गुफ्तगू में तो इख्तलाफ करता हूँ। मैं तो कहीं नहीं बैठा था जहां किसी ने कहा हो कि फलां आदमी अच्छा है फलां गलत है। ये मैं इत्तेफाक से प्राइम बैठा था मिनिस्टर का भट्टी साहब। इत्तेफाक है। ठीक है, नहीं सर, माफ कर दिया करें, किसी को बात करने का मौका दे दिया करें यार। जहां आप बैठे होते हैं मैं वहां नहीं ना होता। अच्छा जी भट्टी साहब आइए, आप आइए। अच्छा, गुजारिश ये है मेरी सिर्फ इतनी है कि 10 दिन पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने लाहौर में रिहाइशगाह देखनी शुरू कर दी। उनका एक करीबी दोस्त जाके जगह भी देखा है बेदिया रोड पे, और 72 घंटे पहले वाली होने वाली मुलाकात में उन्हें भरपूर ऑफर्स की गई और फोर्स किया गया कि वो एक्सटेंशन ले। लेकिन मेरे ख्याल में अगर वो बारशाला में रुकावट थी तो वो खुद राहील शरीफ साहब थे, उन्होंने फैसला किया था हमारे साथ नहीं लगाना। लेकिन साबर साहब की मैं इस बात से इख्तलाफ करने की गुस्ताखी करूंगा। यकीनन कप्तान का फर्क पड़ता है, मैं नहीं मानता। सिस्टम क्या बना दिया, सिस्टम तो 1947 से ही यही है। 4 नाम जाते हैं, वो नीचे से भी कर सकते हैं ऊपर से भी कर सकते हैं, लेकिन कमांडर कोई भी आए, अगर कमांडर बहुत मजबूत असाब का हो, कोई तगड़ा हो, वो बेहतर फैसले करता है। कोई हर एक का अपना अपना मिजाज होता है। तो आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जो भी आएगा, लेकिन इनकी जो हुकूमत की भारत नवाज पॉलिसी है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये तो रिटर्न ऑन दी वॉल है। फौज का एक अपना स्टैंड है, उन्होंने अपना विजन है, उसके मुताबिक चलना है। हाँ, मेरा जाती ख्याल है ज़रबे अज़म में फौज का जो हदफ था वो अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक पूरा कर लिया। लेकिन निहायत पंजाब में जाएंगे, मुझे भट्टी साहब मुझे सीधा डायरेक्ट जिम्मेदारी थी माशी दहशतगर्दों को, उनको मजीद खुली छुट्टी दी गई, उन्होंने कोई काम नहीं किया। और हुकूमत को चाहिए कि अब फौज को निशाना बजाने की बजाय जो माशी दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उनको निशाना बनाए और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये भाई सवाल सुन लेना हुकूमत को अपनी कारकर्दगी के जरिए लोगों में दिल बनाने के लिए। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है, आपने बड़ी जबरदस्त आपने ये गुफ्तगू फरमाई है, ये बताइए कि पंजाब में ऑपरेशन शुरू हो सकेगा? राहील शरीफ साहब तो नहीं कर सके। मेरा ख्याल है पंजाब वाले अखलाकियात, कानून, दीन दुनिया से सबसे बाला हैं। अगर राहील शरीफ साहब के नहीं हो सका तो मुश्किल है। अगर मुल्तान वाले कुछ अहम हुए तो फिर शायद वो कन्फर्म तो मैं नहीं कहता, लेकिन इन जो माफिया है, करप्ट माफिया, इसके ऊपर हाथ डालना है। जैसे ही हाथ डाला जाएगा, आपके कुछ दोस्त या कुछ सियासी जो सरकारी जर्नलिस्ट हैं वो कहेंगे जी मार्शाला का खतरा आ गया, जमहूरियत खतरे में चले गई है। उन्होंने याद रख ले, करप्शन और मुल्क दुश्मनी को जमहूरियत का लबादा उड़ा हुआ है। जैसे ही उस लबादे को छेड़ेंगे तो जमहूरियत खतरे में आ जाएगी। ना ये कि 20 करोड़ आवाम खतरे में रहती है। तो अच्छा, इसका मतलब ये है, आपकी जो बात है ये अब ये जैसे ही आर्मी चीफ का तकर्रर हो जाएगा उसके बाद फिर हम सुनते रहेंगे कि ये मार्शल लगने वाला है, ये पनामा लीक्स जो है, तरक्की का सफर रुक जाएगा, अंधेरे छा जाएंगे, और ये अगर तो ये इसका मतलब है ये कहानी तो चलती रहेगी इसी तरह, ये तो नहीं रुकने वाली। समी साहब, ये चलती रहेगी जब तक ये चोरी का इनकी जेबों में सामान है, ये चोरी का सामान, चोरी का लूटा हुआ माल नहीं फेंकेंगे। ये हालात को ट्विस्ट करने के लिए यही कहते रहेंगे कि गुरुजी डर लग रहा है, गुरुजी डर लग रहा है। डर इन्हें चोरी के सामान से लगता है, कभी फौज या किसी दूसरी चीजों से नहीं। अंदर का चोर इन्हें खौफजदा करता है। और यही वजह है कि आज ख्वाजा आसफ साहब ने फरमाया कि उनकी सवाबदीदी इख्तियार है। भाई ये हमें पता, आपने कौन सी रॉकेट साइंस चला दी है, ठीक है, ये बता के कि उनका। बिल्कुल ठीक है। मैं साबर आपसे एक तो ये मौजू है, और दूसरा वो जो कतरी शहजादा है उसको वो तिलोर के शिकार का फिर लाइसेंस दे दिया गया है।
ये क्या हमारी पॉलिसी जो है ये इसी तरह कभी दुबई वाले बनाएंगे, कभी कतरी बनाएंगे, कभी सऊदी बनाएंगे, कभी अमेरिका बनाएगा, कभी मोदी से दोस्ती का हाथ, तो ये सब बाहर से फिर ये जो लोग बात करते हैं। अभी मैं अमेरिका में था तो वहां पर बड़े पाकिस्तानी, आप यकीन करें, इतने मुतफक्कर थे, जिससे भी मिला हूं वो पाकिस्तान के बारे में कह रहा था। और एक ही उनकी बात थी कि इतनी जो दौलत आ गई है इन लोगों के पास, इस दौलत के साथ कौन लड़ेगा। तो फिर वो जो बाहर की ताकतों के एजेंट यहाँ पर मौजूद हैं और सरमाया उनके पास बेपनाह है, उनको तो पाकिस्तान के लोग शिकस्त फिर नहीं दे सकते। देखें, एक बात पनामा की आपने पूछी थी, वो रह गई। पनामा के सिलसिले में इफ्तिखार चौधरी साहब ने एक बहुत अच्छी बात की है, उनसे इख्तलाफ किया जा सकता है 100, लेकिन उन्होंने कहा है कि इस केस की ओनरशिप सुप्रीम कोर्ट को लेनी चाहिए। लेनी चाहिए तो वो ले लेगी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट उसमें असल इशू क्या है, ये पनामा करप्शन जो है ये कोई दो फ्री कैन के दरमियान झगड़ा नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट में अभी तक तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं या जो पेटिशनर हैं वो ये बात अभी समझा ही नहीं सके। अभी तक ये बात समझा ही नहीं सके कि ये कोई दो फ्री कैन के दरमियान झगड़ा नहीं है, ये ए और बी के दरमियान झगड़ा नहीं है कि जिसके बारे में एविडेंस लेके और एक फ्री के जिम्मे है कि आप एविडेंस दें और गवाहियां दें, और उसके बाद ये है कौमी दौलत लूटने का, कौमी खजाने पर डाका मारने का, टैक्स चोरी का, मनी लॉन्ड्रिंग का। एक इंटरनेशनली ये इशू सामने आया जिसमें हमारे हुक्मरानों के हुक्मरान ख़ानदान का नाम उसमें शामिल है। अब सुप्रीम कोर्ट जब तक इसकी ओनरशिप नहीं लेती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास जो सबके बड़ा फ्रीज़ा है वो इस सुप्रीम इदारा है इस मुल्क का, और उसके बाद कोई और इदारा है नहीं जहाँ से इंसाफ मिलता है। तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए ये इस्तगासा की जो वकला है वो इस बात पे इसरार करें कि इस बात को सुप्रीम कोर्ट को मनवाएं, तस्लीम करवाएं कि जनाब ये इशू है। वैसे गवर्नमेंट ने चकमा देने की भरपूर कोशिश की। आज नैब के चेयरमैन चौधरी कमर जमान का एक बयान था, सुन ले जरा, उनका एक बयान है। उन्होंने कहा कि अगर हम पर कोई अदलिया, कोई अदालत को रिस्पांसिबिलिटी डालेगी तो हम पूरी तरह उसको तैयार हैं उसको करने के लिए और उस फ्रीजे को सर अंजाम दें। गोया वो ये कह रहे थे एक कम मैनू दे दो तो मैं बड़े आराम नाल क्लीन चिट लिया के नवाज शरीफ साहब नू दे दें। वो तो गवर्नमेंट ने तो सारे अपने टेंटिकल्स पूरे फैलाए हुए हैं। असगर खान केस FIA के पास पड़ा है सर्द खाने में, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उस पर अमल नहीं हो रहा। स्टील मिल केस 2012, स्टील मिल, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इस पे इन्वेस्टिगेशन करें, उस पर अभी नोटिस इशू है दोबारा, उस पर कोई अमल नहीं किया, नैब ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। उसके बाद कुछ और मुकदमात ले लें, नैब ने उस पर कोई एक्ट नहीं किया। अब जो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि वो ये सारा काम करे। जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, 184 सब आर्टिकल 3 जिसके तहत ये केस चल रहा है, सो मोटो का इख्तियार है, और कोई भी बुनियादी हकूक का मसला हो तो कोई भी शहरी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। उसमें आइन में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में टेबल कर दिया गया है कि 184(3) के तहत अगर कोई सजा होती है या सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करती है वो भी वापस हो जाए। नहीं, वापस नहीं, उस पर अपील का राइट ऑफ अपील दिया जाए। अच्छा, और फर्ज करें कि ये 5 जज फैसला करते हैं मुअज़्ज़िज़ साहिबान, तो अगर वो अमेंडमेंट मंजूर होती है तो वो ये कहते हैं कि इन 5 जजों के फैसले के खिलाफ अपील 7 मेंबर बेंच और अदर 7 मेंबर वो सुनेंगे। तो मसला ये है कि बुनियादी हकूक को सलब करने का ये एक मंसूबा जो है भट्टी साहब, वो है। आपने ये साबर की बात सुनी? अच्छा सभी साहब, गुजारिश है, जैसे साबर अभी चौधरी इफ्तिखार चौधरी साहब का रेफरेंस दे रहे थे और कल मारिया मेमन ने भी किया है जस्टिस वजीउद्दीन का, उन दोनों साहिबान ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सादको अमीन नहीं रहे। इफ्तिखार चौधरी साहब साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिनके लिए इसी हुकूमत ने मूवमेंट चलाई, और जस्टिस वजीउद्दीन जिनके नहायत बेहतर नामों में नाम है, उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पनामा इशू में सादको अमीन नहीं रहे। 62 और 63 एक्ट हो सकता है। आप दोनों के इंटरव्यू सुने तो हकायक सामने आ गए हैं। लेकिन अगर ये फैसला दिसंबर में ना हुआ तो दिसंबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर हो रहे हैं, नए चीफ जस्टिस जो पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे वो उस बेंच को तोड़ भी सकते हैं, उसकी जगह 5 के 5 नए लोग ला सकते हैं या उनमें से एक आधा भी रख सकते हैं। लिहाजा दिसंबर मेरा ख्याल है पाकिस्तान में करप्शन का खात्मा होगा या करप्शन के लीगलाइजेशन का NOC होगा। ये वक्त बताएगा और अदालतें बेहतर जानती है वो क्या फैसला करना चाहेगी। ठीक है, अदालतें तो बेहतर जानती है वो क्या फैसला करना चाहेंगे। लेकिन जो साबिर ने जो बात कही है कि ये तो एक अमेंडमेंट के जरिए
उसको अपील का हक लेना चाह रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको बड़ा बेंच बना के, यानी ये तो पूरा बंदोबस्त कर रहे हैं। बहरहाल ये तो आपने वाजे कर दिया क्योंकि जी स्वामी साहब, गुजारिश है, अगर एक आदमी चोर दरवाजा चोरी करने जाता है तो राह फरार पहले रास्ता ढूंढता है कि मैं कहां से निकल भागना सकता कहां से है, मैंने भागना पोल हमेशा ढूंढता है, लिहाजा ये चीजें मैटर नहीं करती। यानी ये गवर्नमेंट करती ये है कि एक तो जहां पे चीज जो हो रही है उसको मैनेज करेंगे, डिले करके या किसी तरीके से असरअंदाज होने की कोशिश करेंगे फैसले पर। अगर ये भी समझते हैं कि फैसला खिलाफ आ गया तो उसके नतीजे में क्या लायामल होना चाहिए, तो वो अमेंडमेंट भी लेके आ रहे हैं। ब्रेक पर जाना है, लेकिन इससे पहले एक इसे रबड़ पेशबंदी कहते हैं, एली भाई बना लिया उन्होंने, ताकि फरार का रास्ता फैसला आने से पहले ढूंढ लिया। मैं भी वही अर्ज कर रहा हूं भट्टी साहब। अच्छा, ये फवाद हसन फवाद के बारे में जो कैप्टन सफदर साहब ने कहा है कि ये अपनी मर्जी के सरकारी अफसरान को देते हैं तरक्की, और ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक खौफ व हरास की सी फजा है। और वो असम्बली में उन्होंने तकरीर की और मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोगों ने उनको सपोर्ट किया। वो कह क्या रहे थे, बज़ाहिर तो ये बड़ी एक क्रिटिसिज्म लगती है फवाद हसन फवाद पर, लेकिन क्या कह रहे थे कि ये जो अरकान असम्बली हैं ये इनकी सुपरविजन होनी चाहिए, यानी ब्यूरोक्रेसी जो है उसकी तरक्की और तैनाती का फैसला सारे का सारा कौमी असम्बली के मेंबरान के पास आ जाए। एक तीर में 6-7 शिकार, नहीं दो नहीं, दो शिकार तो कोई इंटेलिजेंट आदमी करता है, ये तो महा इंटेलिजेंट है यार, ये 5 शिकार करना चाह रहे हैं। डॉन लीक्स में जो सबसे ज्यादा नाम लिया गया वो फवाद हसन फवाद साहब का लिया गया, फिर ये कहा गया राव तहसीन साहब का लिया गया। अब इनको खतरा ये है कि ये इफ्तिखार चौधरी साहब मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं डॉन लीक्स के इशू पे, और एक और एप्लीकेशन आ रही है जिसमें हाँ नईमुल हक PTI के तर्जुमान वो भी सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रहे हैं पेटिशन लेके, जिसमें वजीर आजम और उनके अहल खाना को पार्टी बनाया जाएगा, फवाद हसन फवाद को पार्टी बनाया जाएगा। तो आपका क्या ख्याल है, कैप्टन सफदर ने ये बात जो है वो मियां साहब के से पूछे बगैर की? ऑफ कोर्स उनसे पूछे कि बज़ाहिर ये बात ऐसी कही गई है, उनसे पूछे कि जैसे ये उनके कहने पे की है। हाँ, उन्होंने कहा है कि आप जरा इस बात को आगे बढ़ाएं। अब आप ये बताएं कि कौमी असम्बली में वजीर आजम के दामाद और वजीर आजम की बेटी के शौहर एक गुफ्तगू करेंगे, एक बात करेंगे, तो हमारा जो कल्चर है वो तो कहते हैं ना क्यों मिल गई, तो उसके बाद फिर कई सरकारी MNA उनमें से 3-4 को पता भी था। नहीं, वो जो उनके विप हैं, चीफ विप शेख आफ्ताब, उन्होंने भी कहा कि हाँ जनाब ओवरसाइट होनी चाहिए, पार्लियामेंट के मेंबर इसमें होना चाहिए। ये मैसेज था फवाद हसन फवाद साहब को कि जनाब हम ये भी कर सकते हैं, और बज़ाहिर ये ऐसा है कि एक पार्लियामेंटेरियंस की सुनी जाएगी नहीं, उसमें भी असल चीज़ वही है, पीछे डॉन लीक्स हैं, डॉन लीक्स की वजह से, और ये उनको दबाव में लाने के लिए, और अगर ये बात आगे बढ़ती गई तो हो सकता है बुनियादी तौर पर बात आपकी साबित ठीक है कि गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि वो हर चीज को, जब वो ये बात करते हैं कि पार्लियामेंट के ताबे हों, तो बहुत सारे दोस्त हमारे आ जाते हैं कि जनाब यही तो जमहूरियत का खासा है कि हर चीज पार्लियामेंट के अंडर, लेकिन बुनियादी तौर पर उसका मकसद सिर्फ ये है कि हर चीज को कंट्रोल किया जाए। ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो तकर्रियां और जो प्रमोशंस है वो उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर प्रोफेशनल लोग करते हैं, और उसका एक लेट डाउन प्रोसीजर है। इस तरीके के मैसेजेस देने का मकसद सिर्फ ये है कि जहां जहां जो ब्यूरोक्रेट बैठा हुआ है वो डर जाए और ये समझे कि कल उसकी तरक्की भी इन लोगों के हाथ में चली जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जैसे फरतुल्लाह बाबर साहब ने बिल पेश किया था कि ISI की तकर्री भी और उनकी जो पोस्टिंग्स हैं उसके अंदर भी, और जो फंडिंग के जो सारे हैं मामलात जो हैं वो पार्लियामेंट के पास आ जाने चाहिए। बज़ाहिर तो ये बड़ी अच्छी बात लगती है, लेकिन दर हकीकत एक इदारे को ख़त्म करके उस पर अपना तसल्लुत कायम करने की ये कोशिश है। नाज़रीन, हम गुफ्तगू जारी रखेंगे इन मसाइल पर, और कुछ जिक्र करेंगे हमजा शहबाज साहब का, उनकी आमद पर जिस अंदाज में हॉस्पिटल्स को, शहर को बंद किया गया और उनकी सिक्योरिटी एहलकारों ने जिस तरीके से गुजरात में एक औरत को थप्पड़ भी मारे, लेकिन ये सब एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। एक अजीब बात है, कराची में एक भी कत्ल हो जाए, कुछ छोटा सा वाकया हो जाए तो पूरे पाकिस्तान का मीडिया उसको उठा लेता है और ऐसे लगता है कि जैसे कराची में एक तूफान आ गया। पंजाब में, लाहौर में कुछ भी हो जाए उस तरीके की उसको पजीराई खबर को नहीं मिलती। डकैती की वारदातें आम हैं, आज भी होती रही हैं। 1-2 दिन पहले वहाँ पर 5 अफराद कत्ल हुए, कोई मीडिया ने उस तरह से उसको हाईलाइट नहीं किया जिस तरह कराची के वाक़यात को हाईलाइट किया जाता है। और उसकी वजह जो नून लीग का स्ट्रेटेजिक मीडिया विंग है उसकी मैनेजमेंट है,
उसकी प्लानिंग है और जिस अंदाज में चीज़ों को वो मैनेज करते हैं, जो भी रिसोर्सेज इसमें वो डालते हैं। आज भी कुछ इसी तरह का वाक़या हुआ गुजरात में। हमजा शहबाज वहाँ पर गए लेकिन हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया और वहाँ पर जो एक खातून अंदर जाने की कोशिश कर रही थी उसको आप फुटेज में देख सकते हैं कि मारा पीटा गया, हॉस्पिटल की इंतजामिया ने उसको मारा। और फिर वहाँ से हमें रिपोर्टर ने इतला दी कि हमजा शहबाज की आमद के लिए जो वहाँ पर वेलकम के जिनके नारे लगे हुए थे वो लोग थे जो कत्ल के इल्ज़ाम में 1-2 दिन पहले जिनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है, वो लोग हमजा शहबाज के मेहमान थे। साबिर, पंजाब के अंदर कुछ भी हो जाए उसको खबरों को वो पजीराई नहीं मिलती। और अभी आज ये जो गुजरात में हमजा शहबाज साहब के जाने पे जो एक पाकिस्तान की बेचारी एक खातून अंदर जाना चाह रही है, किसी दुख से अंदर जाना चाह रही होगी, उसको इंतजामिया वाले मारपीट शुरू कर दी। ये VIP कल्चर, वो सही कहा फिर उन्होंने सिराजुल हक साहब ने कि ये सारे मेहमान एक दूसरे को तोहफे देते हैं, हमें तो सिर्फ आब जमजम और खजूरें मिलती हैं और पाकिस्तान के अवाम को थप्पड़ मिलते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं। देखिए, ये अगर वाक़या सिंध में हुआ होता और पीपल्स पार्टी का कोई लीडर होता या कोई किसी और जमात का, तो इस पे वाक़तन एक तूफ़ान बदतमीज़ी होना था और लंबी लंबी ट्रांसमिशन चल रही थी। पंजाब हुकूमत हो या मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत या शरीफ फैमिली, इसमें थोड़ा सा आप शामिल कर लें कि MQM को भी इसी तरह मीडिया में बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनता है। वो जो हमारे दोस्त एक गिला करते हैं ना, मुझे लगता है कि वो जायज़ गिला करते हैं। तो ये बात सही है कि जो स्ट्रीट क्राइम लाहौर में होता है या पंजाब में होता है वो रिपोर्ट उस तरह से नहीं होता। तो अगर ये वाक़या कराची में हुआ होता तो बिल्कुल मैराथन ट्रांसमिशन चलनी थी और बार बार उसको दिखाया जाना था। आपको याद होगा वो एक पोलिंग स्टेशन पे एक थप्पड़ मारा था, तो वो तो इतना चलाया। मैं जब अपने घर गया तो हमारे घर जो काम करने वाली थी वो मुझे कहने लगी कि जी वो तो उसने तो बहुत मारा, वो बार बार लूप पे चलाते थे ना, तो उसने कहा उसने तो थप्पड़ों से बहुत मारा उसको। ये एक मैनेजमेंट अच्छी है मुस्लिम लीग नवाज की, पंजाब हुकूमत की, तो वो इस तरह की चीजें नहीं आने देते। बिल्कुल आपकी बात सही है। भट्टी साहब, आप कुछ बयान फरमाएंगे? ये जो वहां पर एक्चुअली तो लोगों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है और एक अभी आज तस्वीर मेरे पास है नहीं, मैं सोशल मीडिया पे देखी कि जो लाहौर के SSP हैं वो खड़े हैं शहबाज शरीफ साहब के पास यूं सर झुका के, और KPK के जो IG थे वो बिल्कुल अकड़ के यूं दूर से खड़े होकर हाथ मिला रहे थे और नीचे लिखा हुआ था कि ये है फर्क। क्या वाकई पुलिस बिल्कुल लौंडी बनी हुई है गवर्नमेंट की पंजाब में? समी साहब, गुजारिश है कि आप थोड़ा सा हकायक को देखें। पूरे तीनों सूबों में रेंजर ने ऑपरेशन किया, लैंड माफिया के खिलाफ, चाइना कटिंग के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ। पाकिस्तान पंजाब की तरफ किसी ने देखा भी नहीं, पंजाब की तरफ किसी ने नजर भी नहीं उठाई। मिनिस्टर की करप्शन की फुटेज चली, लोग अरब पति हो गए, लेकिन किसी ने देखा नहीं। पंजाब पाकिस्तान का जो आइन बनाया गया उसमें इत्तेफाक से पंजाब के खिलाफ कार्रवाई करना जायज है ही नहीं है। हाँ, शहजादे गए थे, वो बच्ची बेचारी अगर उसका कोई अजीज बीमार हो गया तो अस्पताल क्यों गई, खुदकशी कर लेती। अब शहजादे के रास्ते में आप रुकावट डालेंगे, शहजादे की आमद होगी, एक MNA है, फर्जंद है CM साहब का, पूरा पंजाब वो चला रहा है, असल चीफ मिनिस्टर वो है, उनके रास्ते में आधा सेकंड उन्हें इंतजार करना पड़ा, तो ये शहजादों के शान शान नहीं है। शहजादे साहब के और भी इतने किस्से हैं कि मैं सुनाने लगूं तो टीवी का टाइम कम पड़ जाएगा, अखबारात कम पड़ जाएंगे, लेकिन मीडिया को वो नजर नहीं आता। क्योंकि जब कोई जुबान इनके खिलाफ उठती है, या काट दी जाती है, या छीनने की कोशिश की जाती है, या उसको दबाने की कोशिश की जाती है, उसको नोटिस भिजवाए जाते हैं। आपने माजी में भी देखा होगा कि लाहौर में इतनी संगीन वारदात हुए, इतने MP MNA वज़रा की आए, लेकिन पंजाब में कानून हरकत में नहीं आता। जैसे आपने फरमाया ना कि किसी कतरी शहजादे को इन्होंने शिकारगाह का दे दिया। पाकिस्तान जो मुल्क की इंटरनेशनल पावर था उसके लिए शिकारगाह है, और एक खानदान जो बड़े 2-3 खानदान है पूरे पाकिस्तान की 20 करोड़ आवाम उनकी शिकारगाह है, वो जिसको अच्छा, ये आपने वो जिक्र कर दिया दोबारा भट्टी साहब, वो कह रहे हैं कि वो जो कतरी शहजादे हैं वो इधर शिकार के लिए आएंगे, लेकिन नून लीग के तो बंदे ये कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाके मियां साहब के हक में बयान भी देंगे और पूरा वो प्रोसीडिंग में शामिल होंगे। और उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, वो किस्सा माजी हो गया है।
कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, वो ठीक है शिकार करने आएंगे, मियां साहब की मेहरबानी होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका, बहुत शुक्रिया आपका, साबिर आपका भी बहुत, तो फिर मेरी और आपकी भी बारी आ जाएगी। बहुत शुक्रिया साबिर आपका और भट्टी साहब आप क्या सराहियां आप शुरू हैं नए आर्मी चीफ के तकर्रुर के हवाले से। नाजरीन कल भी इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी और भी आपके मसाइल पर बात करेंगे। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।